गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में पहले एक लेक्चर में इसकी बेसिक नॉलेज ले चुके हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके मेथड्स में हम यूनिट वाइज मेथड और कॉलमन मेथड की बात कर चुके हैं। लास्ट में हमने बात किया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन करेंगे, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय वो होता है कि जो एक्सपेंसेज है उनका अलोकेशन कैसे होगा, राइट। क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेज ऐसे होंगे जो पूरे व्यापार के लिए, पूरे बिजनेस के लिए एक साथ किए जाएंगे। कुछ एक्सपेंसेज होंगे जो पर्टिकुलर होंगे और कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होंगे जो अलोकेबल नहीं होंगे। तो कुल मिला के बात मेन प्रॉब्लम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय ये आती है कि जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाए। बंटवारे के लिए ये जो एक्सपेंसेज हैं उन्हें हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट में हम कर लेंगे उन एक्सपेंसेज को जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है यानी प्रत्यक्ष व्यय है। दूसरे पार्ट में उन एक्सपेंसेज को लेंगे जो डायरेक्ट तो नहीं है बट जो अलोकेबल है यानी जिन्हें बांटा जा सकता है, जो बंटवारे योग्य एक्सपेंसेज है। और तीसरे पार्ट में हम वो एक्सपेंसेज लेंगे जो बांटे नहीं जा सकते हैं यानी एक्सपेंसेज विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, राइट। तो इन एक्सपेंसेज का एलोकेशन करने के लिए पहला पार्ट आया हमारा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन से एक्सपेंसेज होंगे। तो वे एक्सपेंसेज जो पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट के लिए किए जाते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है, सपोज कीजिए किसी व्यापार के 3 विभाग हैं X, Y और Z। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली X विभाग के लिए किए गए हैं। X के लिए पर्टिकुलरली माल मंगाया था तो वहाँ जो कैरियज इनवर्ड लगा उसका खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आ जाएगा। यानी ऐसे एक्सपेंसेज जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर विभाग या 2 पर्टिकुलर विभाग में से क्लियर X का कितना है, Y का कितना है, वो खर्चे क्लियरली हमें पता लग जाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर ही किए गए होते हैं। तो उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज के बारे में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर X का खर्चा है तो X के कॉलम में लिख दिया जाएगा, Y का खर्चा है तो Y के कॉलम में, और Z का खर्चा है या जो भी डिपार्टमेंट के नाम है उसके कॉलम में लिख दिया जाता है। तो पहला पार्ट हो जाता है प्रत्यक्ष व्यय यानी जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग किए जाते हैं और क्योंकि वो उस विभाग के लिए ही होते हैं इसलिए वहाँ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जिस विभाग का है उसी पर चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ एक्सपेंसेज ऐसे जो कॉमन होते हैं और जिन्हें हमें बांटना होता है यानी जो अलोकेबल एक्सपेंसेज होते हैं। कॉमनली किया आपने, सभी के लिए साथ किए हैं। अब जब सभी के लिए साथ किए हैं तो उन खर्चों को आपको उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट रिलेटेड बेस होगा उसके बेसिस पे हमें बांटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ बेसिस लिए हैं। फर्स्ट है बेसिस ऑफ सेल्स। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, बिक्री से रिलेटेड होते हैं, बिक्री से संबंधित होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर आपने डिस्काउंट दिया है, आपने कमीशन दिया है, आपके यहाँ बेड डेट्स हुए हैं, आपने एडवर्टीजमेंट में कोई खर्चा किया है, आपका कैरियज आउटवर्ड हुआ है, तो ये सारे खर्चे क्या होंगे, जिस विभाग ने जितनी बिक्री करी होगी उससे रिलेटेड। अगर डिस्काउंट है या कमीशन है या बैजेट्स है या कैरियज आउटवर्ड है वो सेल्स से रिलेटेड होंगे। तो जितने भी विभाग हमारे यहाँ हैं जैसे XYZ विभाग हैं तो उनका XYZ का जो भी सेल्स है उसका रेशो बना लीजिए, उस रेशो के बेसिस पे बांटा जा सकता है। इसी तरह से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली परचेज से लिंक्ड होते हैं। जिस विभाग ने जितना ज़्यादा खरीदा होगा उस पर उतने ही खर्चे हुए होंगे तो उन खर्चों को हम बेसिस ऑफ परचेज कर सकते हैं। बेस बनाने के लिए परचेज़ के आधार पर बांटा जा सकता है, क्रय का आधार लिया जा सकता है। जैसे कैरियज इनवर्ड लगा है या आपका अगर आपको सपोज कीजिए एक्सपेंस और इनकम दोनों की बात होगी ना तो आपको भी डिस्काउंट मिला है तो उनको हम बेसिस ऑफ परचेज़ कर सकते हैं बांटने के लिए, राइट। तीसरा हम करते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं तो जिस विभाग का जितना ज़्यादा एरिया होगा या स्पेस होगा उस पर उतना ही खर्चा वो ज़्यादा होगा। जैसे नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जैसे रेंट एंड रेट्स के एक्सपेंसेज हैं या बिल्डिंग की रिपेयर्स का खर्चा है या बिल्डिंग का इंश्योरेंस का खर्चा है या डेप्रिसिएशन का खर्चा है या रूटीन का क्लीनिंग एक्सपेंसेज है, भवन की साफ़ सफाई का खर्चा है। तो जिस विभाग का जैसे XY विभाग है तो X विभाग के पास 2 गुना जगह है तो नॉर्मली क्या होगा, अनलेस अदरवाइज जब तक डायरेक्टली नहीं कहा जाए उस विभाग पे जिसके पास ज़्यादा जगह है उस पर ये सारे के सारे खर्चे ज़्यादा लगेंगे। तो उस बेस को बनाया जा सकता है कि उसका एरिया या उसने कितना स्पेस ले रखा है, तो बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड को भी हम बेस बना सकते हैं।
नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली लेबर कोस्ट से रिलेटेड है, वेज से रिलेटेड हैं, जो कर्मचारियों पे किए जाते हैं, जो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड है। तो जो एक्सपेंसेज लेबर से रिलेटेड है उनके लिए हर एक विभाग में दी जाने वाली मजदूरी, एक्स विभाग टोटल कितना वेज पे करता है, वाई कितना करता है, जेड कितना करता है, उस वेज के बेसिस पर उन खर्चों को, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है या एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, उनकी कैंटीन का एक्सपेंसेज करते हैं, उनके मेडिकल का पेमेंट करते हैं। तो जिस विभाग में जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा या तो उनके बेसिस पे बांटा जा सकता है या उनकी जो वेज है उसके बेसिस पर बांटा जा सकता है। अब इनके अलावा जैसे मैंने बताया एक पॉइंट अभी वेज के साथ ही और निकल के आया कि नंबर ऑफ़ लेबर्स एम्प्लॉयड के बेसिस पर भी बांटा जा सकता है। इसके अलावा जैसे लाइटिंग और हीटिंग का एक्सपेंसेज हैं, तो जिस विभाग में जितने ज़्यादा लाइट पॉइंट होंगे उतना ही उस पर खर्चा लगाया जा सकता है। मैंने बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन वगैरह मैंने बताया कि स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे बांटा जा सकता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमें डायरेक्टली हर एक विभाग की जो असेट्स हैं उनका वैल्यू दे देता है। जैसे एक्स की बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख है, वाई की बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख रुपीज़ है। अब आपने अगर उसका इंश्योरेंस कराया है तो नेचुरली क्या होगा, फिर आपको स्पेस ऑक्यूपाइड के बजाय मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट रिलेटेड जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास अवेलेबल उसको यूज़ करना होगा। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ एसेट दे दिया है तो इंश्योरेंस को बांटने के लिए या बिल्डिंग से रिलेटेड जो दूसरे खर्चे हैं उनको बांटने के लिए या फर्नीचर या कोई भी एसेट है तो अगर वहाँ पे उनकी वैल्यू दे देते हैं तो उस वैल्यू के बेसिस पे भी बांटा जा सकता है। तो कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली असेट से रिलेटेड होंगे, तो अगर असेट से रिलेटेड डायरेक्ट कोई वैल्यू दे रखा है तो उसको यूज़ करना है, नहीं दिया है तो हम स्पेस ऑक्यूपाइड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिस है। इसके अलावा बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करते हुए ये करना है कि जो मोस्ट रिलेटेड है, जो मोस्ट नियरेस्ट है उस बेस को आपको बनाते हुए एलोकेशन करना है, एक्सपेंसेज का बांट देना है। अब कुछ एक्सपेंसेज ऐसे हो गए जो डायरेक्टली बटे हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कुछ एक्सपेंसेज हो गए जिसको आपने बांट दिया। अब कुछ एक्सपेंसेज या कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जिनको आप बांट ही नहीं सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने जो खर्चा किया है वो पूरे व्यापार का इस तरह से किया है, आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है या आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है या डायरेक्टर्स को फीस चुकाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके यहाँ हैं। तो ये खर्चे ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर विभाग के नहीं होंगे, राइट। ये पूरे व्यापार के एक साथ खर्चे होंगे। कुछ इनकम्स भी ऐसी हो सकती है, हमें डिविडेंड मिला है या हमें रेंट मिला है। तो कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेज ऐसे हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर विभाग पे न तो डायरेक्टली लगाए जा सकते हैं और न ही उनको बांटा जा सकता है। तो उन्हें हम थर्ड कैटेगरी में लेंगे जिसे कहा जाएगा एक्सपेंसेज विच कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो जो एक्सपेंसेज बांटे जा सकते हैं, जो एक्सपेंसेज या तो डायरेक्टली लिंक्ड है या बांटे जा सकते हैं, उन्हें तो हम क्या करेंगे, जब कॉलमनर फॉर्म में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ जिस विभाग का कॉलम है, जिस विभाग का खर्चा है उसके कॉलम में उसको लिख देंगे। कुछ खर्चे जैसे थर्ड पॉइंट पे हमारा निकल के आएगा कि एक्सपेंसेज विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, उन खर्चों को क्या कर देंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस तरह से हम डिपार्टमेंट का अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, कॉमन के लिए जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे और पूरे व्यापार के लिए एक ओवरऑल बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट डिपार्टमेंटल नहीं बनती है, बैलेंस शीट तो पूरे व्यापार की एक साथ ही बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट में तो सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जैसे आप शो करते आए हैं, पहले वाली बैलेंस शीट आज तक आप बनाते आए थे, वैसे ही ओवरऑल बैलेंस शीट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कुल मिला के डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मेन चीज़ होती है कि खर्चों को किस तरीके से बांटा जाएगा, किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा लगाना है, वो थोड़ा सा आइडिया अगर आप प्रैक्टिस से निकालेंगे तो आप आराम से जो कॉलमन फॉर्म में डिपार्टमेंटल अकाउंट हम बनाएंगे, प्रैक्टिकली इसी तरह से आपको करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये डिटेल दे रखी होगी कि हर एक विभाग के ये खर्चे हैं, कुछ खर्चे कॉमन दे रखे होंगे, उनके बेस दे रखे होंगे, उसमें से जो मोस्ट सूटेबल होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उस बेसिस पे आपको बांट देना होता है। कुछ खर्चे डायरेक्टली मैंने बोल ही दिए जिनको हमें डायरेक्ट जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरह से बेसिकली हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे और अल्टीमेटली अगर आपको क्वेश्चन कहता है तो बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। थैंक यू सो मच।